फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत अनुसूचियों के बारे में अध्ययन किया था, अनुसूची होती क्या है, और उससे पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत हमने प्रश्नावलियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम प्रश्नावली और अनुसूची के बारे में इतना अध्ययन कर लेने के बाद इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, उन अंतरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डाले सभी विद्यार्थी, प्रश्नावली एवं अनुसूचियों में अंतर। अध्याय वही हमारा चतुर्थ चल रहा है। हेडिंग डाल लेना, प्रश्नावली व अनुसूची। प्रश्नावली व अनुसूची में अंतर। प्रश्नावली एवं अनुसूची में क्या अंतर पाया जाता है, उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। हमारे टॉप बिंदु को आगे प्रारंभ करने से पहले आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास भी कीजिए। बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। हम आज आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर करने का प्रयास भी कीजिएगा। प्रश्नावली व अनुसूची में क्या अंतर पाए जाते हैं, सामान्यतः में कुछ बिंदु या तथ्य बताए गए हैं। प्रश्नावली व अनुसूची के बारे में यदि हम देखा जाए तो व्यावहारिक दृष्टि से हम देखें तो प्रश्नावली व अनुसूची में कोई अंतर नहीं पाया जाता व्यवहारिक दृष्टि से, क्योंकि दोनों अनुसूचियां हैं। दोनों अनुसूचियों का निर्माण ही अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है। फिर भी टेक्निकल रूप से देखा जाए तो तकनीकी रूप से इसमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो एक थोड़ी सी बात लिख लेना कि व्यावहारिक दृष्टि से इनके मध्य में व्यावहारिक दृष्टि से इनके मध्य में अर्थ व्यावहारिक दृष्टि से इनका अर्थ एक ही रूप में होता है, लेकिन इनमें तकनीकी की दृष्टि से कुछ अंतर है। कुछ अंतर पाए जाते हैं तकनीक से। ये अंतर निम्न प्रकार है। ये अंतर निम्न प्रकार है। तो कुछ अंतर बताया, इनका से क्या अंतर है, तो वही 3 आधार बना लीजिए। यहां लिख लीजिए क्रमांक संख्या, ठीक है। यहां लिख लीजिए अंतर का आधार। यहां लिख लीजिए प्रश्नावली और यहां लिख लीजिए अनुसूची, ठीक है। अनुसूची क्रमांक संख्या हो जाएगी हमारी। जो भी अंतर चलेंगे हमारे, अंतर का आधार हो जाएगा इस बिंदु पर। जो अंतर का आधार बताया गया है, चलो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, आगे लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, अंतर का आधार। क्या जो भी अंतर का आधार होगा हमारा, यहां प्रश्नावली के बारे में तथ्य आ जाएंगे और यहां पर अनुसूची के बारे में तथ्य आ जाएंगे, ठीक है। बना लिया सभी ने चार्ट, ये तालिका सभी ने बना ली होगी। टैबुलेशन जिसको कहा जाता है, टैबुलेशन के बारे में हमने पढ़ा, वैसे आगे आप हमारा बिंदु आ भी जाएगा। आगे की तरफ टैबुलेशन होता क्या है। व्यावहारिक से अर्थ तो एक ही बताया गया, टेक्निकल दृष्टि से इनमें अंतर पाया गया है। उसी अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पहला कॉलम जो बनाया गया है क्रमांक संख्या,
दूसरा कॉलम अंतर के आधार का, तीसरा कॉलम प्रश्नावली का, चौथा हमारा अनुसूची वाला। सभी विद्यार्थियों ने बना लिया। नंबर 1 फर्स्ट में अंतर के आधार में लिखिए क्रमांक संख्या 1, इसमें दाय भरने का दायित्व, भरने का दायित्व, भरने का दायित्व क्या होता है? तो प्रश्नावली भरने का दायित्व किन्हें रहता है बच्चों? मैंने बताया है आपको सूचक का। तो लिखिए इसे भरने का, चलो इसे प्रश्नावली को भरने का, बड़ा सही बन जाएगा, बैठ जाएगा लाइन भी। प्रश्नावली को भरने का दायित्व, प्रश्नावली को भरने का दायित्व किसको होता है बच्चों? सूचक को। भरने का दायित्व सूचक को होता है। प्रश्नावली कौन भरता है? सूचक। क्योंकि प्रश्नावली जो होती है वह डाक द्वारा भरी जाती है, और डाक द्वारा भरी जाएगी तो भरने का किसको होगा? सूचक को होगा। और अनुसूची के लिए क्या जाएगा? तो ये अनुसूची को भरने का दायित्व, अनुसूची को भरने का दायित्व, अनुसूची को भरने का दायित्व किसका होता है बच्चों? प्रगणक को। लिख लेना, भरने का दायित्व प्रगणक को होता है। पहला अंतर हो गया भरने के दायित्व के लिए कि प्रश्नावली को भरने का दायित्व तो सूचकों को होता है, और अनुसूची भरने का दायित्व किसको होता है बच्चों? प्रगणक को होता है। सभी को दिख गया? समझ में आ गया? दूसरा अंतर लिखिए अंतर के आधार में। तो अंतर है सूचना की पूर्णता, सूचना की पूर्णता। सूचना की पूर्णता दूसरा में बताया गया है कि प्रश्नावली के अंदर सूचना किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो लिखिए इसमें सूचक जो सूचना भरकर हमको भेज रहा है, इसमें सूचक के द्वारा प्रश्न नहीं समझ पाने पर सूचना पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है। यानी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी या फिर भ्रामक होगी। जबकि इसमें जो सूचनाएं भरी जाती है वह स्वयं प्रगणक के द्वारा ही भरी जाती है, इसलिए सूचनाएं सत्य व शुद्ध प्राप्त होगी। तो समझना, इसमें सूचनाएं स्वयं प्रगणक द्वारा सूचक से पूछकर भरी जाती है, जिससे ये सूचनाएं पूर्ण व शुद्ध
प्राप्त होती है। यानी अनुसूची के अंतर्गत जो हमारी अनुसूचियां होती है, अनुसूची के अंतर्गत सूचनाएं कौन भरता है बच्चों? प्रगणक भरता है। प्रगणक किससे पूछकर भरता है? सूचक से। प्रगणक के द्वारा प्रश्न कहा जाता है, सूचक के द्वारा आंसर दिया जाता है, और सूचक के द्वारा आंसर प्राप्त होने पर प्रगणक उसे स्वयं सुनकर उसमें सूचनाएं स्वयं ही फील करता है, जिससे सूचनाएं सही व शुद्ध रूप से में प्राप्त होती है। ऐसे कहते हैं सूचना अनुसूची में पूर्ण रूप से प्राप्त होती है, अनुसंधानकर्ता को आग्रह रूप में प्राप्त नहीं होती है। तीसरा लिखिए, अनुसंधान का क्षेत्र, अनुसंधान का क्षेत्र, क्षेत्र के बारे में क्या बताया गया है? अब प्रश्नावली के अंतर्गत सूचनाएं जो प्राप्त होती है निश्चित एरिया के अंतर्गत प्राप्त होती है, तो मतलब इसका क्षेत्र सीमित हो गया, और इसमें क्षेत्र क्या हो गया बच्चों? विस्तृत यानी बड़ा हो गया। तो इसमें लिखिए सीमित क्यों होता है वो बताऊंगा अभी आपको मैं। इसका क्षेत्र सीमित, इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग केवल कौन क्षेत्र में होता है? अधिकांशतः शिक्षित क्षेत्र में। क्योंकि इस विधि का प्रयोग केवल शिक्षित क्षेत्र में ही संभव है। अब शिक्षित क्षेत्र में संभव क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत प्रश्नों के जो उत्तर प्राप्त होते हैं वे डाक प्रश्नावली द्वारा प्राप्त होते हैं, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वही व्यक्ति सूचनाएं पढ़कर लिखकर समझ सकता है और उसको सूचनाएं प्रेषित कर सकता है। इसलिए इसका जो क्षेत्र कैसे हो गया? सीमित हो गया, शिक्षित लोगों के लिए होता है। और इसमें क्या होता है? इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। देखिए जबकि इसका क्षेत्र विस्तृत से तात्पर्य बच्चों बड़ा कह सकते हैं। जबकि इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि भाई विस्तृत क्यों बताया गया? विस्तृत इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें सूचनाएं कौन भरता है बच्चों? प्रगणक भरता है। और प्रगणक जब स्वयं सूचनाएं भरेगा तो वह चाहे क्षेत्र शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, लोग साक्षर हो चाहे निरक्षर हो, वे सूचनाएं संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सूचनाएं स्वयं प्रगणक द्वारा भरी जाती है। अर्थात कहने का मतलब हो गया शिक्षित क्षेत्र में भी संभव है और अशिक्षित क्षेत्र में भी इसका प्रयोग संभव है। शिक्षित व अशिक्षित क्षेत्र में संभव क्यों है? मैंने अभी आपको बता दिया भाई, इसमें शिक्षित क्षेत्र में भी सूचनाएं संभव है और अशिक्षित क्षेत्र में क्यों संभव है? क्योंकि सूचनाएं कौन भरता है? स्वयं प्रगणक भरता है। इसलिए इसका क्षेत्र क्या बता दिया गया बच्चों? विस्तृत बता दिया जाता है। चौथा लिखिए उदाहरण के अंतर। चतुर्थ अंतर लिखिए बच्चों। जो चौथा अंतर का आधार बताया गया वह हमारा मितव्ययी होना। मितव्ययी से तात्पर्य समझ में आ गया सभी को? मतलब अधिक खर्चीली होना। ठीक है, लिखिए मितव्ययी के अंतर्गत प्रश्नावली विधि में या इस विधि में सूचनाएं संग्रहित करने में
अधिक खर्चा होता है। जबकि प्रश्नावली विधि में खर्चा तो होता है इसके अंतर्गत भी, लेकिन इसकी अपेक्षा क्या होता है बच्चों, थोड़ा अधिक होता है। देखिए, जबकि इस विधि में प्रश्नावली की अपेक्षा अधिक खर्चा होता है। यानी अनुसूची के अंतर्गत प्रश्नावली की तुलना में बहुत अधिक खर्चा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अधिक खर्चा इसलिए होता है कि प्रगणक को इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है और समंकों को एकत्र करने के ऊपर भी एक्सपेंसेस किया जाता है। जबकि जो प्रश्नावली विधि है, प्रश्नावली विधि के अंतर्गत केवल डाक द्वारा जो विधि अपनाई जाती है, उसमें लिफाफा भी लगता है, उसके साथ एक व्याख्या पत्र संलग्न होता है इसके अंतर्गत, तो यानी सभी प्रकार के खर्चे होते हैं इसमें। इसकी अपेक्षा अनुसूची में अधिक खर्चा होता है। इसमें प्रगणक को सिखाया जाता है, पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि सूचनाएं किस प्रकार से भरनी है, आपको सूचना एकत्र किस प्रकार से करनी है। ये हमारे हो गए 4 अंतर, 10 अंतर बताए गए हैं वैसे। स्क्रीनशॉट लेना इसका सभी विद्यार्थी। आगे चलते हैं हम 5वें अंतर के बारे में। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? ये आपके कई विद्यार्थी, ये आपके ज्योग्राफी वाले विद्यार्थियों में भी जाता है, बीकॉम वाले विद्यार्थियों खैर इंपोर्टेंट हो ही गया। हमारे एएसओ कंप्यूटर संगणक की भी भर्ती आने वाली है बस कुछ दिनों के अंतर्गत या कुछ महीनों के अंतर्गत, तो उसके बारे में विद्यार्थी तैयार हो जाएगा मैटर, तब तक शायद आप लोगों को मिल जाएगा पूरा मैटर और किताब की वजह आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ले लिया स्क्रीनशॉट। अंतर नंबर 5वां, पंचम अंतर के बारे में अध्ययन करते हैं। 5वां अंतर क्या बताया गया है? चारों अंतर लिख लिए सभी विद्यार्थियों ने? नहीं लिख पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसीलिए मैं कहता हूं आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले, इसलिए कहता हूं, ठीक है। फिर मान लो किसी विद्यार्थी का रह जाए तो कमेंट के माध्यम से बता देना, सर मेरा बिंदु रह गया था, तो आप क्रमांक संख्या, अंतर का आधार, प्रश्नावली और अनुसूची, ठीक है। 4 अंतर हो गए थे। क्रमांक संख्या 5वां अंतर क्या है? लिखिए, निर्देश सूची, डायरेक्शन प्रदान करने वाली सूची। निर्देश सूची में क्या बताया गया है कि जो प्रश्नावली होती है, प्रश्नावली के साथ निर्देश सूचियां संलग्न नहीं होती है, साथ में लगी हुई होती है, जबकि अनुसूची में लगी हुई होती है। क्या होता है? व्याख्या पत्र मैंने भी आपको बताया था पूरे क्लास में कि अनुसूची के अंतर्गत निर्देश सूची संलग्न रहती है। देखिए, प्रश्नावली में निर्देश सूची संलग्न नहीं होती है। क्यों नहीं लगाते इसके अंदर निर्देश सूची? क्योंकि क्या पता जिस सूचक के पास आप सूचनाएं लेने के लिए प्रश्नावली भेज रहे हो, क्या पता वह उस निर्देश को पढ़े या नहीं पढ़े, या वह उसको नहीं समझ पाए। जबकि अनुसूची के अंतर्गत निर्देश सूची लगी हुई होती है। क्यों लगी हुई होती है? क्योंकि साथ में प्रगणक होता था कि प्रगणक को ज्ञात हो जाए कि मुझे सूचनाएं किस प्रकार से एकत्रित करनी है। तो लिखिए ना इसमें, जबकि अनुसूची में निर्देश सूची लगी हुई होती है। निर्देश सूची लगी हुई होती है जिसके अनुसार ही प्रगणक सूचनाएं एक चित्र या इकट्ठा करता है। उसे पता लग जाता है मुझे सूचनाएं किस प्रकार से एकत्र करनी है।
निर्देश सूची के लगे होने के कारण अनावश्यक तथ्य कुछ नहीं पूछता है, जो तथ्य उसे जानने होते हैं उन्हीं तथ्यों के बारे में पूछकर अपने बिंदु को खत्म कर देता है। अंतर नंबर 6 लिखिए। छठा अंतर, उत्तर किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। प्रश्नावली में कैसे उत्तर प्राप्त होते हैं, अनुसूची में किस प्रकार से उत्तर। कैसे से तात्पर्य यह है कि प्रश्नावली के अंतर्गत जो प्रश्नावली व्यक्ति के पास भेजी जाती है उसमें पूर्ण उत्तर प्राप्त हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। नहीं होने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि प्रश्नावली में जो प्रश्नों का निर्माण किया गया है, प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का निर्माण किया गया है वे प्रश्न सामने वाला व्यक्ति या सूचक उसे समझ भी सकता है और नहीं भी समझ सकता, या उत्तर वह जानता भी है या नहीं भी जानता, कोई भी रीजन हो सकता है। इसलिए प्रश्नावली में जो प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। तो लिख लेना, प्रश्नावली में सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया क्यों नहीं प्राप्त होते और इसमें प्राप्त क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सूचनाएं स्वयं प्रगणक के द्वारा भरी जाती है। प्रगणक स्वयं सूचनाएं भरता है और जब प्रगणक स्वयं सूचना भरेगा तो सामने वाले व्यक्ति से प्रत्येक एक सूचना प्राप्त करके सभी प्रश्नों के उत्तर वह लिख सकता है। यानी यदि सूचक को प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो वह उसको समझाकर उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए अनुसूची के अंतर्गत सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, इसमें प्रगणक द्वारा कार्य किए जाने के कारण सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। क्यों प्राप्त होते हैं, मैंने बता दिया आपको कि इसमें जो भी कार्य होते हैं सभी कार्य प्रगणक द्वारा किए जाते हैं। प्रगणक प्रश्न पूछता है और सूचक उसका उत्तर देता है, प्रगणक उसको अपनी कॉपी में या अपनी पुस्तिका में उसे नोट कर लेता है। इसलिए हमें उत्तर संपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं, उत्तर नहीं मिलने की संभावनाएं नहीं रहती है। ठीक है, बिंदु अंतर नंबर 7 लिखिए। संकेताक्षरों का प्रयोग। संकेताक्षरों का प्रयोग। संकेताक्षर क्या होते हैं, जैसे आपने पत्रकारिता के अंदर देखा होगा, जो पत्रकार महोदय होता है, आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन पत्रकारिता के अंतर्गत जो पत्रकार महोदय होता है वह संकेताक्षर का प्रयोग करता है। और यदि हमने प्रश्नावली के अंदर संकेतों का प्रयोग कर लिया तो उस भाषा को केवल वह अनुसंधान करता ही समझ सकता है, अन्य कोई सूचक उस शब्द को या उन संकेत अक्षरों को नहीं समझ सकता। इसलिए प्रश्नावली में संकेताक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि अनुसूची के अंतर्गत संकेताक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि प्रगणक के द्वारा ये प्रश्न पढ़े जाते हैं और प्रगणक के द्वारा ये उत्तर लिखे जाते हैं। इसलिए अनुसूची के अंतर्गत संकेताक्षर का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखिए, प्रश्नावली में इसमें संकेताक्षरों का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उन संकेताक्षरों को प्रत्येक सूचक नहीं समझ सकता है।
यानी प्रत्येक सूचक उन प्रश्नों को नहीं समझ सकता है, इसलिए संकेताक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि अनुसूची में प्रश्न पढ़ने व उत्तर लिखने का कार्य स्वयं प्रगणक द्वारा किए जाने के कारण संकेताक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। संकेताक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न है अनुसंधानकर्ता के पास अनुसूची के पहुंच जाने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर को अनुसंधानकर्ता को समझाने का कार्य भी कौन करेगा बच्चों? वह प्रगणक ही करेगा। इसलिए अनुसूची में हम संकेताक्षरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। समझ आ गया सभी को? ये 7 पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं 8वें पॉइंट के बारे में। 8वें पॉइंट चलने से पहले एक बार सभी विद्यार्थी इस बिंदुओं का स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ताकि किसी विद्यार्थी का कोई बिंदु छूट नहीं जाए। आगे नीचे आएगा नहीं, दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, इसलिए वैसे आपको हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिंदुओं का बारे में, संपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बुक उठाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ताकि अच्छा लगा, चैनल को अधिक सब्सक्राइब किया। कुछ विद्यार्थी ने एक साथ, कभी 7-8 विद्यार्थी ने एक साथ किया, आज 4-5 विद्यार्थियों ने, कुछ विद्यार्थी कमेंट में डाले, आपको अच्छा लगा। चलिए आगे चलते हैं 8वें बिंदु के बारे में। लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? चलिए आगे चलते हैं। बिंदु नंबर 8वां अंतर क्या है हमारा? ये हमारे 7 अंतर हो चुके हैं। मैंने आपको बताया प्रश्नावली में, अनुसूची में वैसे करीब बहुत अंतर बताएंगे हैं। सामान्य तौर पे हम केवल 8 प्रकार के अंतरों, 10 प्रकार के अंतरों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो 10 प्रकार के अंतरों के साथ करीब सभी बिंदु हमारे कंप्लीट से हो जाते हैं। ठीक है, वही हमारा यहाँ पर क्रमांक संख्या का बनाई, अंतर का आधार, प्रश्नावली और अनुसूची। ठीक है, कितने बिंदु हो गए बच्चों? 7 बिंदु हो गए। क्रमांक संख्या 8वां अंतर का आधार लिखिए, व्यक्तिगत संपर्क प्रश्नावली में। अब प्रश्नावली में क्या व्यक्तिगत संपर्क होता है? नहीं। क्यों नहीं होता बच्चों? अभी लिखता हूं, पहले बताऊंगा। ये वाला बिंदु लिखिए, प्रश्नावली में सूचनाएं डाक विधि द्वारा एकत्र करने के कारण सूचकों से व्यक्तिगत, प्रश्नावली में सूचनाएं डाक विधि द्वारा एकत्र करने के कारण सूचकों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता है, और अनुसूची में संपर्क होगा। जबकि इसमें स्वयं प्रगणक डोर टू डोर जाकर, डोर टू डोर यानी प्रत्येक एक दरवाजा, डोर टू डोर का मतलब प्रत्येक एक दरवाजे पर। ठीक है, कि जबकि इसमें स्वयं प्रगणक डोर टू डोर जाकर
सूचनाएं एकत्र करता है, जिससे प्रत्येक सूचक से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है, जिससे प्रत्येक सूचक से व्यक्तिगत संपर्क होता है। समझ आ गई बात कि व्यक्तिगत संपर्क जो होता है, क्योंकि प्रकरण जो होता है डोर टू डोर से तात्पर्य क्या है बच्चों, हर एक प्रत्येक दरवाजे पर है, जिस क्षेत्र में वह सूचना एकत्र करने जा रहा है प्रत्येक एक घर के अंदर जाकर सूचना एकत्र करता है। इसलिए यहाँ पर प्रकरण का या अनुसंधानकर्ता का हम ऐसे कह सकते हैं व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है। ठीक है, ये होगा हमारा 8वां बिंदु। 9वां बिंदु डाल लीजिए, सफलता का आधार। सफलता का आधार। अब सफलता का आधार किस प्रकार बताया गया है? प्रश्नावली में सफलता मिलती नहीं मिलती है, सफलता मिलती नहीं मिलती। वैसे देखा जाए सफलता दोनों रूप में प्राप्त होती है, और वो किस प्रकार से प्राप्त होती है उस बारे में लिख लीजिए। प्रश्नावली में सफलता, प्रश्नावली में सफलता, प्रश्नावली में सफलता प्रश्नों की रचना, प्रश्नों की रचना एवं सूचक के सहयोग पर ही निर्भर करती है। यानी प्रश्नावली में जो सफलता प्राप्त करने के बारे में बताया, उसमें यही बताया गया कि प्रश्नावली में सफलता प्रश्नों की रचना, यानी प्रश्न किस प्रकार से बनाए गए हैं, एवं सूचक के सहयोग पर निर्भर करेगी। यानी प्रश्नावली सरल पद्धति से बनाए हैं, जो सूचक के समझ में आ रहे हैं तो आपको आपके अनुसंधान कार्य के अंदर क्या मिलेगी बच्चों, सफलता अवश्य मिलेगी। यदि प्रश्न सूचक के समझ में नहीं आ रहे हैं तो सफलता मिलने की संभावना कम रहेगी। देखिए, जबकि अनुसूची में प्रगणक को सूचनाएं एकत्र प्रगणक से, ऐसे लिख लो, इसमें जबकि अनुसूची में प्रगणक से सूचनाएं एकत्र करवाने से पहले उसे क्या दिया जाता है बच्चों, उसे मिठाई दी जाएगी? नहीं, उसे क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण। करने से पहले उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि सफलता का आधार है। जब किसी व्यक्ति को कार्य करना सिखा दिया जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य में सफलता हमें जो प्राप्त होगी वह अवश्य 101% रूप से प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति या प्रगणक उस कार्य को करना सीख चुका होता है। उस कार्य को सीख चुके होने के कारण उसमें सफलता अर्जित करना 100% साबित हो
सकता है। तो बिंदु नंबर अंतिम लिखिए, 10वां जो अंतर का आधार बताया गया है वह हमारा है आकर्षक आकार। आकर्षक आकार, आकर्षक आकार किसों में बताया गया है कि प्रश्नावली का जो आकार कैसा होता है बच्चों। प्रश्नावली जब किसी अन्य व्यक्ति के पास, सूचक के पास भेजी जाती है तो इसका आकार सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि सूचक के पास यदि वो प्रश्न सुंदर व्यवस्थित रूप से पहुंचेंगे तो उसका उत्तर देने का मन करेगा। जिस प्रकार से यदि आपके सामने एक कॉपी में जो होमवर्क हो रहा है गंदे रूप में हो रहा है और एक कॉपी में होमवर्क हो रहा है जो साफ रूप में हो रहा है, तो बच्चा कौन सी कॉपी उठाने का प्रयास करेगा? साफ हैंड राइटिंग वाली। उसी प्रकार सूचक भी उन्हीं प्रश्नों का साफ साफ सही प्रकार से उत्तर देगा जो सुंदर दिख रहे हो, सही दिख रहे हो, गलत प्रश्न नहीं लिखे हो, सूचक के समझ में आ रहे हुए। यदि प्रश्न का कोई सब समझ में नहीं आ रहा है तो वह सूचनाएं व्यवस्थित रूप से नहीं देगा। तो इसमें लिख लीजिए, प्रश्नावली का आकार, प्रश्नावली का आकार, प्रश्नावली का आकार सुंदर व आकर्षक होना आवश्यक है, जो सूचक को लुभावनी लगे। यानी यदि सूचक या प्रश्नावली लुभावनी लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, ताकि वह सूचनाएं सही व्यवस्थित रूप से दे सके। मैंने अभी आपको बताया कि यदि प्रश्नावली सुंदर आकर्षक नहीं है तो सूचक उत्तर देने में हिचकिचाएगा या डरेगा, या वह उत्तर जो देगा वह पूर्ण रूप से उत्तर नहीं देगा। ठीक है, इसमें लिख दिया अनुसूची के अंतर्गत अनुसूची आकर्षक होना आवश्यक नहीं है। ये जबकि अनुसूची का आकर्षक होना आवश्यक नहीं है। वैसे आकर्षक है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब प्रश्न अनुसूची प्रगणक द्वारा ही भरी जाती है। क्योंकि अनुसूची स्वयं प्रगणक द्वारा ही भरी जाती है। प्रगणक के द्वारा ही अनुसूची को भरा जाता है। प्रगणक ही अनुसूची को पढ़ने का कार्य करता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आपकी जो प्रश्नावली अनुसूची है वह सुंदर ही हो। तो वह अनुसूची जो होगी वह किसी भी रूप में हो सकती है, कोई आवश्यक नहीं बताया गया। ये हो गया हमारे आज प्रश्नावली व अनुसूची में अंतर। समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को? ठीक है, बहुत अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, कमेंट मिल रहे हैं वैसे सभी विद्यार्थियों को। हमें हमारे काफी सहयोग मिल रहा है, हमें आपको आप सहयोग मिल रहा है, हमें आपका पूर्ण रूप से। अब आगे अध्ययन करेंगे नए बिंदु के बारे में। तब तक स्क्रीनशॉट लेना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाना। लेना स्क्रीनशॉट, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। ये हमारा प्रश्नावली में अंतर और अनुसूची में अंतर पूर्ण हो चुका है। ठीक है, लेना स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी इसका एक बार। हो गया सभी का? चलिए।